इमेजिन करिए एक बड़ा सा पिज्जा है जिसमें 100 स्लाइस है और एक कमरे में 100 लोग खड़े हैं। अचानक उस भीड़ में से एक अकेला आदमी आगे आता है और 40 स्लाइस उठाकर अकेले खा जाता है। उसके बाद 10 लोग आते हैं और बाकी का ज्यादातर हिस्सा वो अपने साथ ले जाते हैं। जब आखिर में बचे हुए 50 लोग सिर्फ उन 3 स्लाइस में अपना पेट भरने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। सुनकर अजीब लगा ना, लेकिन ये आज के इंडिया की कड़वी सच्चाई है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 और ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आज इंडिया के टॉप 1% अमीरों के पास देश की कुल 40% जबकि देश की आधी आबादी यानी बॉटम 50% के हिस्सों में कुल मिलाकर 3% ही आता है। और बात सिर्फ वेल्थ की नहीं है, अगर हम इनकम की बात करें तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। टॉप 10% लोग 58% नेशनल इनकम कमाते हैं, वहीं नीचे के 50% लोगों को सिर्फ 15% में ही गुजारा करना पड़ता है। इस गैप को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तरफ 2024 में इंडिया का लग्जरी कार मार्केट पहली बार 51,500 यूनिट के आंकड़े को पार कर, जहां मर्सिडीज ने अपनी ऑल टाइम हाई सेल्स रिकॉर्ड की। और मजे की बात यह है कि उनकी बिकने वाली 4 में से एक कार 1.5 करोड़ से ज्यादा की थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोग यानी देश के लगभग 57% से ज्यादा आबादी आज भी सरकार के PMGKAY स्कीम के तहत मुफ्त राशन पर डिपेंडेंट। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों इंडिया दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन चुका है, पर इस देश का आम आदमी आज भी EMI और महंगाई के बोझ तले। देखिए, ये वीडियो किसी अमीर इंसान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अमीर होना या पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं। असली प्रॉब्लम ये बिल्कुल नहीं है कि लोग पैसा बना रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी कहा जाए। सिंपल शब्दों में कहें तो जिसके पास पैसा है वो लगातार और पैसा बनाए, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के जद्दोजहद में ही अटका हुआ। भले ही हमारे इकोनॉमी ग्रो कर रही है और GDP बढ़ रही है, पर अफसोस की बात यह है कि ये ग्रोथ सब तक नहीं पहुंची। और ध्यान रहे, ये कुछ छोटा मोटा इश्यू नहीं है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 ने इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा अनइक्वल देशों की लिस्ट में शामिल, जहां हमने साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा सीरियस इश्यू है जो डायरेक्ट आपके बैंक बैलेंस, आपकी फैमिली की हेल्थ और आपकी फ्यूचर प्लानिंग को इम्पैक्ट करता है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि ये सिचुएशन आखिर आई कहाँ से? क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। दरअसल 1991 से पहले इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से क्लोज थी और सब कुछ गवर्नमेंट के सख्त कंट्रोल में। फिर दौर आया 1991 के हिस्टोरिक इकोनॉमिक रिफॉर्म का, यानी LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। इसके बाद देश फॉरेन कंपनियों के लिए खुल गया, जिसने हमारे इकोनॉमी को एक जोरदार बूस्ट दिया और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर भी निकाला। सच में ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। बात यह है कि इस शानदार ग्रोथ का फायदा सबको बराबर नहीं मिला। जो लोग पहले से एजुकेटेड थे, जिनके पास थोड़ा सा पैसा और जमीन था, उन्होंने इस नई अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। नतीजतन IT सेक्टर बूम हुआ, शेयर मार्केट ऊपर गया और नए बिजनेस ने जबरदस्त ग्रोथ देखी। पर इसके उल्टा खड़ा था हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अगर आप ILO की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 देखें तो पता चलता है कि आज भी देश की 82% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है और 90% वर्कर इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है, जिसका सीधा मतलब है कि उनके पास न कोई रिटेन कॉन्ट्रैक्ट है और ना जॉब सिक्योरिटी और ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी। इस रेस में हमारे किसान, फैक्ट्री वर्कर्स और डेली वेज लेबर्स बहुत पीछे छूट गए हैं। इनकी इनकम उस स्पीड से कभी नहीं बढ़ पाई जिस स्पीड से देश की इकोनॉमी और महंगाई आसमान छू रही थी। ILO की रिपोर्ट तो यहाँ तक बताती है कि रेगुलर वर्कर्स की रियल वेज 2018 के बाद से या तो स्टेगनेंट है या फिर लगातार गिर रही है। इसी कॉन्सेप्ट में एक फेमस इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी का जिक्र करना जरूरी है। वो अपनी रिसर्च में साफ मानते हैं कि जब रिटर्न ऑन कैपिटल यानी पैसे से पैसा कमाने की स्पीड देश की आम इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा फास्ट हो जाती है, तब समाज में इनइक्वालिटी तेजी से बढ़ती है। और अगर आप गौर करें तो इंडिया में पिछले कुछ दशकों में बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो हुआ। अब यहाँ से ये स्टोरी सच में बहुत शॉकिंग टर्न लेती है। चलिए पहले बात करते हैं अमीरों की। UBS के बिलियनर एम्बिशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक आज इंडिया में 185 बिलियनर, जो कि दुनिया में US और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा नंबर है। हैरानी की बात यह है कि इन बिलियनर्स की कंबाइंड वेल्थ सिर्फ 2024 में ही 42% से बढ़कर $905 बिलियन हो। इसके अलावा हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 का एक और नया चौंकाने वाला फैक्ट सामने है। इंडिया ने 2023 में हर 5 दिन में एक नया बिलियनर बनाया। आज इंडिया के टॉप
1500 प्लस अल्ट्रा रिच लोगों की टोटल वेल्थ 159 ट्रिलियन पहुंच, जो इंडिया की पूरी जीडीपी के आधे से भी कहीं ज्यादा है। अब दूसरी तरफ आम आदमी की बात करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, इसलिए शायद ये देश उनके डायरेक्ट इनकम टैक्स के पैसों से चल रहा है ना? लेकिन जमीनी सच इससे बिल्कुल अलग है। साल 2019 में गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ पहले साल में ही कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में 16% की भारी गिरावट आ गई। इतना ही नहीं, 2023-24 में सरकार ने कॉर्पोरेशन को 99,000 करोड़ के टैक्स इंसेंटिव दिए, यानी सीधे तौर पर उनका टैक्स माफ कर दिया। और ये बात खुद सरकार ने पार्लियामेंट में बताई है। इसके उल्टा इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी और फ्यूल टैक्स का सबसे भारी बोझ उसी आम आदमी की कमर तोड़ रहा है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि इनकम परसेंटेज के हिसाब से बॉटम 50% पॉपुलेशन टॉप 10% के मुकाबले 6 गुना ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स देती है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। एक गरीब इंसान भी जब दिन में साबुन, तेल और आटा खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी चुकाना पड़ता है। वो अपनी पूरी मेहनत की कमाई अपनी बेसिक जरूरतों पर खर्च कर देता है, इसलिए उसकी इनकम के प्रोपोर्शन में उसका टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। वहीं एक बिलियनर की स्पेंडिंग उसकी अथाह इनकम के आगे कुछ भी नहीं होती। और अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो सरकार ने 2014-15 से 2021-22 के बीच पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 194% और डीजल पर 512% बढ़ा दी, वो भी तब जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइस अपने रिकॉर्ड लो पर चल रहे। जाहिर है एक आम भारतीय जो रोज स्कूटर से काम पर जाता हो, वो इस भारी भरकम टैक्स का सबसे बड़ा शिकार बना। इस पूरी कहानी का आखिर जमीनी असर क्या पड़ रहा है? चलिए इसे एक आम आदमी की नजर से समझने की कोशिश करते। इसका पहला और सबसे भयानक असर हमारी हेल्थ पर पड़ा है। इंडिया की पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग आज भी जीडीपी का 1.9%, जबकि सरकार ने खुद नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2025 तक इसे 2.5% करने का टारगेट रखा था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है, जबकि ग्लोबल एवरेज 6% है। इसका सीधा नतीजा ये है कि नीति आयोग के अनुसार 400 मिलियन यानी 40 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई सीरियस बीमार पड़ जाए तो उनकी सालों के खून पसीने की सेविंग एक ही झटके में प्राइवेट हॉस्पिटल के भारी भरकम बिल में खत्म हो जाती। नेशनल हेल्थ अकाउंट 2023 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हाउस होल्ड अपने टोटल मेडिकल खर्च का 47% खुद अपनी जेब से देते हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचे आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर में से एक है। दूसरा बड़ा असर कोविड-19 के बाद देखने को, जिसे इकोनॉमिस्ट के शेप्ड रिकवरी कहते हैं। इसका मतलब है कि ऊपर वाले तेजी से और ऊपर गए, जैसे पेंडेमिक के बाद बिलियनर्स की वेल्थ 121% बढ़ी, जबकि नीचे वाले और भी नीचे धंसते चले गए। तीसरा असर वेजेज पर है। आईएलओ की रिपोर्ट एक अलार्मिंग फैक्ट देती है कि 2022 में 2% अनस्किल्ड एग्रीकल्चर वर्कर और 70% कंस्ट्रक्शन वर्कर को प्रिस्क्राइब मिनिमम वेजेज तक नहीं मिली। जरा सोचिए, इन्हें मिनिमम वेज भी नसीब नहीं हुई, जबकि यही लोग हमारी इकोनॉमी का असली आधार है। और चौथा सबसे बड़ा असर है इन्फ्लेशन वर्सेज इनकम का। अगर आपकी सैलरी साल में 5% बढ़ती है पर सामने महंगाई 6% बढ़ जाती है तो आप अमीर नहीं हुए, बल्कि प्रैक्टिकली आप पिछले साल से थोड़े और गरीब हो गए। इस चीज का डायरेक्ट असर हमारे देश की पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। 80% लोगों के पास कोई सेविंग ही नहीं बचेगी तो वो मार्केट से चीजें खरीदना बंद कर देंगे। इससे डिमांड गिरेगी और बाजार में डिमांड ही नहीं होगी तो फैक्ट्रीज में नई जॉब कैसे बनेंगी? ये एक ऐसी विशियस साइकिल है जो पूरे सिस्टम को बुरी तरह से फंसा सकती। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आगे क्या होगा? क्या ये खाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी या फिर इसका कोई पुख्ता हल भी है? सच तो यह है कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो एक आम आदमी का फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ेगा, जो लॉन्ग टर्म में किसी भी देश की प्रोग्रेस और शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। खुद यूएन की इनक्वालिटी एक्सपर्ट पैनल, जिसकी अगुवाई G20 में जोसेफ स्टिंग ने की थी, उसने चेतावनी दी है कि ग्लोबल इनक्वालिटी अब एक इमरजेंसी लेवल पर पहुंच। लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक्सपर्ट और सक्सेसफुल इकोनॉमिस्ट ने साबित किया है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है। इसके सॉल्यूशन बिल्कुल वही हैं जो दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों ने अपनाए हैं। पहला, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ केयर पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। जहां इंडिया अभी जीडीपी का सिर्फ 1.9% हेल्थ पर खर्च करता है, वहीं डेवलप्ड कंट्री 5 से 6% तक खर्च कर। अगर आम इंसान को बिना अपनी सेविंग गंवाए क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलने लगे तो उसका बचा हुआ पैसा वापस इकोनॉमी में ही आएगा। दूसरा बड़ा हल है स्किल डेवलपमेंट का। आज के एआई और नई टेक्नोलॉजी के जमाने में लोगों को ऐसी स्किल सिखानी होगी जो उन्हें बेटर पेड जॉब दिला सके। आईएलओ रिपोर्ट ने भी चेतावनी दी है कि अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आगे चलकर और भी विकराल हो जाए।
और तीसरा सबसे जरूरी कदम है फेयर टैक्सेशन। जिस देश में कॉरपोरेशन को 99,000 करोड़ के टैक्स एक्सेप्शन मिलते हो, वहां आम आदमी के ऊपर से भी इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कम होना ही चाहिए। बेशक ये सफर थोड़ा लंबा जरूर है, पर यह नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आज के टाइम में एक आम आदमी के आगे न बढ़ पाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या ये एजुकेशन की कमी है, बढ़ती महंगाई है, जॉब का नहीं मिलना है, या फिर कुछ और है? अपना जवाब नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।